स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त एक बड़ी खबर कोटद्वार से आ रही है, जहां पर जशोधरपुर इलाके में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक के नीचे कुचलने से दोनों मजदूरों की मौत बताई जा रही है। ट्रक फैक्ट्री से माल भरकर निकल रहा था और रात के अंधेरे में मजदूरों पर ट्रक ने उन पर चढ़ा दिया ट्रक। जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का मामला है, जहां पर माल भरकर निकल रहा ट्रक मजदूरों पर चढ़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई है। अनुपम झा इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जोड़ आए हैं। अनुपम, कब की है ये घटना और किस तरह से हुआ ये पूरा हादसा? देखिए, देर रात की ये घटना है और पीएल स्टील जो जशोधरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इंगट बनाने की फैक्ट्री है। और जो बताया जा रहा है कि देर रात को जब ये ट्रक माल भरकर कंपनी से बाहर निकल रहा था, फैक्ट्री से बाहर निकल रहा था, तो बैक करते समय जो 2 मजदूर थे फैक्ट्री के अंदर सो रहे थे, उन पर अचानक से ये ट्रक चढ़ गया और कुचलने से दोनों मजदूरों की मौत हो गई। जो दोनों मजदूर हैं वो बिहार के रहने वाले हैं और अभी जो ताजा जानकारी है, मौके पर एसएचओ कोटद्वार हैं वो पहुंच चुके हैं अपनी टीम के साथ और पंचनामा मजदूरों का किया जा रहा है। इसके साथ ही जो जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या किस तरीके से हादसा हुआ, घटनास्थल पर जो पूरी टीम है वो पहुंच चुकी है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जानकारी देने के लिए। और हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर कोरोना संक्रमित महिला की मौत के काफी देर बाद स्वास्थ्य महकमा जागा है और मृतक के घर काशीपुरा पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला के 5 रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया और महिला के अन्य सभी परिजनों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं जिस निजी अस्पताल में महिला की मौत हुई थी, उसकी ओपीडी 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई है और अस्पताल को सैनिटाइज किया जाएगा, जबकि इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी रहेंगी। तो एक महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल के ओपीडी वार्ड को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। जो भी उनके परिवार के लोग थे, उनको फिलहाल क्वारंटीन पर भेज दिया गया है। जो लोग उनसे मिले, उनको भी अब क्वारंटीन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये महिला मृतक के घर काशीपुरा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब सभी लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से, यहां पर कोरोना संदिग्ध महिला की मौत के काफी देर बाद स्वास्थ्य महकमा जागा। और देहरादून से खबर है, यहां पर निरंजनपुर सब्जी मंडी 2 हफ्ते बाद खुली है। प्रतिबंधों के साथ सब्जी मंडी को खोला गया और मंडी की दुकानों की कुल 20% दुकानें ही खुली रहेंगी। फल और सब्जी की 75 दुकानों को ही खोलने की मंजूरी दी गई है। सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक सब्जी की दुकानें खुलेंगी, तो वहीं 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक फल की दुकानें खुलेंगी। कुल 20% दुकानों को ही खोलने की मंजूरी दी गई है। साथ ही मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आप निरंजनपुर सब्जी मंडी को 2 हफ्ते बाद खोला गया है, किन एहतियात के साथ अब यहां पर सब्जी मंडी चलेगी? देखिए नीलू, निरंजनपुर सब्जी मंडी ये सबसे बड़ी मंडी है फल और सब्जी के थोक व्यापार की। 3 जून की रात के बाद इस मंडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर 40 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद मंडी को बंद कर दिया गया, तो इसके चलते लोगों को बड़ी किल्लतों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद करीब 11 दिन के बाद ये मंडी आज खुली है, जिसमें प्रशासन ने कई प्रतिबंध भी यहाँ पर लगाए हैं कि केवल मंडी की जो कुल दुकानें हैं उनका 20% दुकानें ही खुलेंगी। इनमें भी 75 दुकानें जो सब्जी की हैं और 75 दुकानें फल की हैं, ये खुलेंगी, लेकिन इनके खुलने का समय भी अलग अलग निर्धारित कर दिया गया है। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह की 8 बजे तक सब्जी की 75 दुकानें खुलेंगी और उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक फल की 75 दुकानें खुलेंगी। ये टोटल जो दुकानें हैं 75 दुकानें, ये मंडी का जो कुल दुकानें हैं उनका 20% बैठती हैं। इसके हिसाब से इन 75 दुकानों पर भी केवल वही आढ़ती आएंगे जो अपना कोरोना का टेस्ट करा चुके होंगे, यानी कि जिससे एक बात निश्चित हो सके कि जो व्यापारी सब्जी मंडी में मौजूद हैं उनमें कोरोना का कोई खतरा नहीं है या कोरोना इन्फेक्टेड नहीं है, ये बात पहले ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। इसके अलावा जो मंडी के एंट्री गेट हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन की स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हमारे साथ जो आड़ती हैं सब्जी मंडी के, उनकी जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष मौजूद हैं जितेंद्र आनंद जी। आज लंबे समय बाद मंडी खुल रही है, क्या व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा यहाँ पर की गई हैं?
दोस्त, हमारे द्वारा जैसे शासन से निर्देश मिले हैं उन सभी निर्देशों का पालन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से मेंटेन की जा रही है। हर दुकान पर पैडल सैनिटाइजर स्टैंड लगाए गए हैं ताकि कोई भी ग्राहक आने से पहले, पैसे के लेन देन से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। सभी लोग मास्क का पूरा प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक प्रशासन का एक नियम ये भी है कि वही व्यापारी मंडी में बैठेंगे जो कोरोना का टेस्ट करा चुके होंगे। आज इस पे अमल हुआ क्या कुछ? हाँ, देखिए, आज जितने भी व्यापारी मंडी में आए हैं उन सभी का कोरोना टेस्ट हो चुका है और कोशिश है कि जो भी व्यापारी अपने काम के लिए आए वो कोरोना टेस्ट की अपनी जांच करा के ही मंडी में आए। लेकिन साथ ही मेरा शासन से अनुरोध भी है कि जो लोग बाहर से मंडी में आ रहे हैं उनकी भी कोई ना कोई ऐसी जांच की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर वो लोग अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं तो उनकी भी जांच होने के बाद ही वो मंडी में आ पाए। मतलब जो फुटकर व्यापारी यहाँ पर फुटकर व्यापारी जो आ रहे हैं। तो नीलू, ये भी बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि ये मंडी है, मंडी के व्यापारियों का तो ठीक है, उनका कोरोना टेस्ट हो गया। प्रशासन ने कहा कि वही लोग मंडी में बैठेंगे, वही लोग यहाँ पर सब्जी और फल की दुकानें खोलेंगे जिनका कोरोना का टेस्ट हो चुका है। लेकिन जिस तरह से भी आपने जितेंद्र आनंद को सुना, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आड़तियों के, उनका ये भी कहना है कि जो व्यापारी बाहर से, जो फुटकर व्यापारी इस मंडी में आ रहे हैं और जो माल लेकर बाहर से जो ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पर आएंगे, उनका भी कोरोना का टेस्ट होना चाहिए। वहाँ भी सुनिश्चित होना चाहिए कि वो पहले से संक्रमित नहीं है, क्योंकि फिर बात वही बैठ जाएगी। अगर बाहर से यूपी से कोई ट्रक यहाँ पर आता है, पता लगा ट्रक ड्राइवर और क्लीनर उनका पहले से कोई चेकअप नहीं हुआ है, उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, तो फिर कोई ना कोई संक्रमित हो जाएगा। चलिए, इस बात की आशंका तो सुनील है, लेकिन ठीक है, जो लोग बाहर से आएंगे या जो फुटकर विक्रेता हैं या जो लोग यहाँ पर अपनी खरीदारी के लिए आएंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? उनके लिए क्या वहां पर थर्मल चेकिंग होगी मंडी में घुसने से पहले, या फिर सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था, सैनिटाइज करने की कोई व्यवस्था उनको की गई है? कुछ किस तरह की व्यवस्था बाहर की तरफ से अंदर आने वाले लोगों के लिए? देखिए नीलू, अभी जब मंडी में हमने भी जिस गेट से एंटर किया वहाँ पर हमारी भी स्क्रीनिंग की गई। जैसे अभी जितेंद्र आनंद ने बताया कि यहाँ पर फुट सैनिटाइजर भी रखे गए हैं और जो मंडी का खुलने का समय है उसमें 1 घंटे का अंतराल रखा गया है कि सुबह 4 से 8 बजे तक जो सब्जी की दुकानें खुलेंगी, उसके बाद 8 से 9 बजे तक मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के मानक देखे जाएंगे। उसके बाद 1 घंटे के डिफरेंस के बाद 9 से 1 बजे तक फल विक्रेता अपनी दुकान लगा सकेंगे। तो फिलहाल शुरुआती तौर में दिख रहा है कि जो प्रशासन ने जो यहाँ पर नियम कानून बनाए हैं उनका थोड़ा बहुत पालन दिख रहा है कि गेट पर सैनिटाइजेशन हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी लोगों का कहना है कि जो व्यापारी बाहर से आ रहे हैं, फुटकर व्यापारी जो यहाँ पर माल खरीदने आते हैं, या फिर जो ट्रक ड्राइवर्स क्लीनर्स यहाँ पर आएंगे, उनके सैनिटाइजेशन बिल्कुल सुनील, ये भी चिंता की बात है कि चलिए ठीक है, यहाँ पर जो दुकान लगाते हैं, जो आड़ती हैं, उनका तो कोरोना टेस्ट हो गया, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनका क्या है? ठीक है, सिर्फ थर्मल स्कैनिंग से या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, तो इसको लेकर भी प्रशासन को देखना होगा कि क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 34 मामले सामने आए, जिसमें कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1819 तक पहुंच गई है, जिसमें से 1111 ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 705 एक्टिव केस हैं। वहीं 24 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। कल देहरादून जिले में 14, टिहरी जिले में 9 केस, हरिद्वार में 5, उत्तरकाशी में 3 और हरिद्वार में 1 नया मामला सामने आया था। और ऋषिकेश के मुनि की रेती क्वारंटीन सेंटर में मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। क्वारंटीन सेंटर में शिक्षक से मारपीट करने वाले 2 प्रवासियों में से एक रूम पार्टनर कोरोना पॉजिटिव निकल आया है, जिसके चलते दोनों शिक्षकों, दोनों प्रवासियों और पुलिस टीम को क्वारंटीन करना पड़ा है। शिक्षक से मारपीट के बाद पुलिस दोनों प्रवासियों को थाने लेकर आई थी। और उत्तराखंड में कोरोना को 91 दिन यानी कि 13 हफ्ते का समय हो गया है। 15 मार्च को उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव पहला केस सामने आया था। 13 हफ्ते बाद यह आंकड़ा 1800 के पार जा पहुंचा है। इस बीच एक बड़ी संख्या में ऐसे केस भी आने लगे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि ये लोग प्रदेश के भीतर ही अपने घर या घर के आसपास कहीं से संक्रमित हुए हैं। 18% केस ऐसे हैं जो जिले में बाहर भी नहीं गए लेकिन संक्रमित हो गए, यानी कि ये संक्रमण कहां हुआ कुछ ठीक ठाक जानकारी नहीं है। ऐसे में 70% केस सबसे अधिक देहरादून जिले में है।
उत्तराखंड में कोरोना को दस्तक दिए हुए 13 सप्ताह का समय कल 13 जून को पूरा हो गया है। उत्तराखंड का पहला कोरोना केस 15 मार्च को आया था। शुरुआती केसेस जो आ रहे थे तो हम बता पा रहे थे कि जो मरीज थे वो विदेश से लौटे थे या हमारे उत्तराखंड के भाई बहन थे या मरकज़ वाले केस थे। लेकिन 21 मई यानी पिछले 25 दिन में प्रदेश में ऐसे केस आ रहे हैं जो कि प्रदेश के अंदर से ही ऐसे केस निकले हैं। अभी तक जो 1785 केस उत्तराखंड प्रदेश में आए हैं उनमें से 314 यानी 18% केस उत्तराखंड के अंदर से ही आए हैं। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सरकार और शासन पर सुस्त रवैये के आरोप लगाए हैं। किशोर उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड में तमाम लोग अब भी देश के दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। वहीं मौत पर डीएम को जिम्मेदार तय करने की बात हो रही है। उपाध्याय ने आरोप लगाया कि शासन और सरकार को पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि शासन और सरकार अपना काम बखूबी कर रही है और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप किसी को 5 स्टार होटल में रख दो, कोई बाहर से आया प्रवासी, और आप उसको 5 स्टार होटल में रख दो या हॉस्पिटल में ही रख दो, और अगर मान लीजिए उसको हार्ट अटैक हो गया, कोई बात हो गई, तो आप मतलब किसी को उसके लिए कैसे जिम्मेदार मानोगे? और जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब जिन लोगों को आना था, मेरे पास पुख्ता सूचना है, दिल्ली में लोग फंसे हुए हैं, मुंबई में लोग फंसे हुए हैं, वहां त्रिवेंद्रम में लोग फंसे हुए हैं, सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं रही है, चंडीगढ़ में लोग फंसे। सुस्त होने का तो विषय ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी डे टू डे बेसिस पर उसको रिव्यू करते हैं, डे टू डे बेसिस पर, समटाइम तो आवर टू आवर बेसिस पर जानकारी लेते हैं, और हर कलेक्टर वगैरह से जो दूसरा मैकेनिज्म है चीफ सेक्रेटरी वगैरह वो तो है ही, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही नियमित रूप से उसका फीडबैक लेते हैं, तो सुस्त होने का तो विषय ही नहीं है। और देहरादून में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सभी थाने चौकियों को निर्देशित किया है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति से थाने चौकियों में संक्रमण ना फैले। इसके लिए सभी थाने चौकियों के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति की समस्या के लिए थाने चौकियों के गेट पर ही हेल्प डेस्क बनाई जाए, जिसमें आम जनता को भी दिक्कतें ना हो। और किसी घटना से निपटने के लिए हर थाने में एक QRT टीम बनी है। हम लोगों ने एक प्रॉपर टीम बनाई है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल, एक महिला सब इंस्पेक्टर हैं। अगर कभी ऐसी नौबत आती है कि हमें उसे औलाद में डालना ही है तो हम उसमें प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ सैनिटाइज करके फिर कार्रवाई करते हैं। और हल्द्वानी के सोबन सिंह जिना बेस अस्पताल में आज से ICU यूनिट और HDU यानी हाई डिफिशिएंसी यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। ICU और HDU की शुरुआत होने से गंभीर मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। डीएम नैनीताल सविन बंसल ने 1 करोड़ की लागत से बनी इस यूनिट की शुरुआत की। यूनिट में 10 लगाए गए हैं। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक हो रहा है और अब फिल्म उद्योग से जुड़े लोग भी सरकार की तरफ नजरें लगाए हुए हैं कि उनके लिए कैसे गाइडलाइन होगी, क्योंकि हाल के दिनों में उत्तराखंड फिल्म शूटिंग के लिए सबसे मुफीद जगह बनकर उभरा है। हिमाचल, कश्मीर, केरल और गोवा के तर्ज पर उत्तराखंड भी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए खासा पसंद किया जा रहा है और पिछले दिनों तो यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई। यानी लॉकडाउन से ठीक पहले भी यहाँ कई फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी, लेकिन कोरोना ने इसे थाम दिया। अब जब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है तो फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े लोग भी नई गाइडलाइंस को जल्द लाने की मांग कर रहे हैं ताकि काम शुरू हो सके। हमको आगे से जब क्वेरी आती है तो वो हमसे पूछते हैं कि आपकी स्टेट की गाइडलाइंस क्या है। तो मेरा सरकार से सिर्फ यही अनुरोध है और यही निवेदन है कि हमको एक गाइडलाइंस जारी करें। वो बैठ के हमारे पास कुछ ऐसे गाइडलाइंस वहाँ की भी है, उनके अनुसार भी हम यहाँ पे गाइडलाइंस जारी करें, ठोस गाइडलाइन हो ताकि सेफ्टी के हिसाब से भी यहाँ पे काम हो सके और उसके हिसाब से हमारा भी काम वापस बैक ऑन ट्रैक आ सके। उत्तराखंड सरकार फिल्म उद्योग को कई तरह की छूट देती रही है, जिसका फायदा ये हुआ कि कई फिल्मकार यहाँ आकर शूटिंग करने लगे। अब सरकार का कहना है कि जल्दी हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। देखिए, अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें जो इस प्रकार के टूरिस्ट आएंगे फिलहाल 7 हफ्ते तक वो कम से कम अपना एक होटल का बुक कराएंगे, दिखाएंगे 7 दिन तक। तो अभी थोड़ा सा है, लेकिन अभी चूंकि अन्य राज्यों से बातचीत प्रारंभ हुई है
कुछ भारत सरकार की और गाइडलाइन भी अभी इसमें आएंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी क्लियरिटी अभी कुछ दिन के बाद होगी। फिलहाल तो विद इन स्टेट हम लोग राज्य के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं और धीरे धीरे लोगों का रुख इस तरफ बढ़ रहा है। अब एक बार फिर उम्मीद है कि जल्दी फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में शुरू होगी, जिससे सरकार को राजस्व तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्य में एक बड़ी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में इनके लिए मंच बनाए गए हैं। यहां से पार्टी पदाधिकारी वेब लिंक के जरिए रैली से जुड़ेंगे। राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित ऑफिस से सुबह 11 बजे रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू भी मौजूद रहेंगे। तो इधर पार्टी के प्रदेश हेडक्वार्टर में बनाए गए मंच पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष बंशीधर भगत, पार्टी महामंत्री रैली से जुड़े होंगे। उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में एसआईटी ने 22 कॉलेजों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सभी 22 कॉलेज हैं। 22 कॉलेजों पर 10 करोड़ 28 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। हरिद्वार और देहरादून में 12 एफआईआर दर्ज की गई है। 22 कॉलेजों में 5 उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के 16 और हिमाचल प्रदेश का 1 कॉलेज शामिल है। और आज कैची धाम का स्थापना दिवस है, मगर इस बार मंदिर भक्तों के लिए बंद है। कैची धाम मंदिर प्रबंधन ने स्थापना दिवस के लिए अपील जारी की है। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से अपील की है कि वो अपने घरों से नीम किरौरी महाराज को याद कर पूजा करें और घरों पर ही भोग चढ़ाए। भक्तों से मंदिर के पुजारी विनोद जोशी ने कहा कि वो इस बार कोरोना बीमारी को जड़ से खत्म करने की मांग बाबा महाराज से करेंगे। आपको बता दें कि कैची धाम पर देश ही नहीं, विदेशों के लोग भी आस्था रखते हैं और हर साल स्थापना दिवस के दिन यहां दर्शन के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। इसी मंदिर से फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को भी प्रेरणा मिली। और केदारनाथ धाम में आषाढ़ माह में संक्रांति को विधि विधान पूर्वक केदारपुरी के रक्षक मुकुट भैरव जी का यज्ञ और पूजा अर्चना तीर्थ पुरोहित द्वारा की गई। ये परंपरा तीर्थ पुरोहितों द्वारा अनादिकाल से चली आ रही है। धाम के तीर्थ पुरोहितों द्वारा इस मौके पर यज्ञ में जगत कल्याण, क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आहुतियां दी जाती है। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष सभी भक्तों की उम्मीद मुकुट भैरव से है और यज्ञ से काफी लगी हुई है। इस बार धाम में कोरोना के चलते 21 तीर्थ पुरोहित ही यज्ञ में सम्मिलित हो पाए हैं। और पहाड़ों में पाए जाने वाले तिमला फल को अभी तक लोग भले ही सिर्फ गांव तक ही जानते हों, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये बाजार में भी दिख रहा है और इसकी मांग भी अब बढ़ गई है। एक समय था जब पहाड़ के ग्रामीण इलाके के लोग तिमले की सब्जी बनाते थे। कोरोना काल में पौष्टिकता से भरपूर तिमले की एक बार फिर से भारी डिमांड हो गई है। इस समय यहाँ के बाजारों में ये काफी बिक रहा है। इसकी वजह है कि तिमला इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद सहायक है। इस समय तिमला रोजगार का भी साधन बन गया है और इसका अचार बाजारों में खूब बिक रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और तिमले का अचार ज्यादा मतलब डिमांड आ रही है, तो तिमले का अचार बना रहे हैं। यहाँ पर इस समय तिमले की अचार की बड़ी डिमांड है। कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तिमला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है। पहाड़ों में पाए जाने वाले तिमले को वनस्पति जगत में फाइकस ऑरिकुलेटा के नाम से जाना जाता है और इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पहले ही पहाड़ों में इसकी सब्जी बनाई जाती रही है। तिमला, जिसको हम वनस्पति जगत में फाइकस ऑरिकुलेटा कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जंगली फल है। आजकल उत्तराखंड में चारों तरफ जो है कि इसका फल खिला हुआ है और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इत्यादि पाए जाने के कारण ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर है। आधुनिकता के इस दौर में कई गुणों का तिमला अपनी पहचान खोता जा रहा था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये अपने औषधीय गुणों की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है।
चमोली से प्रभात पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।